नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है सिलेक्शन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों पता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के विविध आयामों पर डिस्कशन कर रहे हैं। आप लोगों के सामने हर रोज़ एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं जो कि समस्त कंपटीशन के एग्ज़ाम जो हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उनके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है। ठीक है ना। इसी कड़ी में मैंने कई टॉपिक आपको डिस्कस किए आप लोगों के साथ में और उन पर चर्चा की, जिसको आपने शायद बहुत ही सराहा है और बहुत लाइक किया, शेयर किया है और देखा है। ये मुझे बहुत प्रेरणा देता है कि आप लोग इस जो हमारे वीडियोस हैं या जो लेक्चर हैं उसको देखते हैं, उसको सुनते हैं और इतना पसंद करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत आभार आप लोगों का। चलिए आज हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो हमारा चल रहा था, संसद में एक टॉपिक है। संसद के अंदर लोकसभा तो मैंने कल कर दिया था, आज हम बात करेंगे राज्यसभा। तो हम राज्यसभा के बारे में आज पढ़ेंगे। चलिए आइए विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट डिस्कस करते हैं। जैसा कि दोस्तों पता है कि हम लोग जानते हैं कि संसद पढ़ रखा है हम लोगों ने और उसके कुछ हिस्सों को आज पढ़ रहे हैं। संसद मतलब पार्लियामेंट, इस पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो जब डिस्कस किया था तो आप लोगों को पता है इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया। आप लोग बताते जाएं, साथ में रिप्लाई करते जाएं, तो आप लोगों का रिवीजन भी होता जाएगा। हाँ, और अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए दोस्तों। सारे क्वेश्चंस जो इससे फैक्ट हैं उसको लिखते जाइए, कॉन्सेप्ट को समझते जाइए और मैं वादा करता हूँ कि शायद ही कोई क्वेश्चन इससे छूटे, अदरवाइज़ कोई क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में छूटेगा नहीं। ठीक है ना। तो चलिए, पार्लियामेंट जिसका वर्णन भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 में है। तो इसके अपन लोगों ने 3 पार्ट देखे थे नेक्स्ट क्लास में, यानी लास्ट क्लास में। तो वो कौन कौन से थे? सबसे पहले तो था राष्ट्रपति को वर्णन किया गया है संविधान के एक अभिन्न अंग के रूप में। दूसरा है राज्यसभा, जिसको आज अपन लोगों को देखना है, पढ़ना है। अगला है लोकसभा, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। जैसे देखा है इसका वर्णन अनुच्छेद 79 में है, इसी तरीके से राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में किया गया है भारत के संविधान में, और लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं इसका जो पार्ट है, आज हमें पढ़ रहा है राज्यसभा। तो राज्यसभा को देखते हैं। देखिए मित्रों, राज्यसभा यानी इसको हम कहें काउंसिल ऑफ स्टेट्स। देखिए, जब हमारा, सबसे पहले इसका थोड़ा स्ट्रक्चर और इसका इतिहास जानें कि जब हमारी संविधान सभा थी और संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में काम कर रही थी, उसके बाद क्या हुआ कि राज्यसभा न होकर काउंसिल ऑफ स्टेट तथा हाउस ऑफ पीपल नामक 2 सदन बनाए गए हमारे संविधान के अंतर्गत। ठीक है ना, जिसमें एक सदन था काउंसिल ऑफ स्टेट। तो हम बात कर लेते हैं कि इसका निर्माण कब हुआ, इसकी पहली बैठक कब हुई। ठीक है ना, इसका नाम राज्यसभा कब दिया गया, क्या क्या नाम है। ठीक है ना। तो सबसे पहले काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब समझिए। काउंसिल माने होता है सभा, है ना, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और स्टेट्स माने क्या होता है? राज्य। और यहाँ यस लगा है तो राज्यों की सभा जो है उसी को कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन इससे बनता है दोस्तों, देखेंगे कि इसका गठन कब हुआ। यानी कि तो आपको याद रखना है 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट का गठन हुआ, राज्यसभा का गठन हुआ। ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन हमें इसके बारे में आता है, पूछा जाता है राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई। तो दोस्तों, राज्यसभा की भी पहली बैठक तभी हुई थी जब लोकसभा की हुई साथ में। एक्चुअली संसद के दोनों पार्ट हैं और संसदों की बैठक हुई। तो वो डेट आपको याद रखना है, पूछ दिया जाता है 13 मई 1952, याद रखेंगे। इस दिन क्या हुआ था? राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी। ये दोनों क्वेश्चन
बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बैठक हुई थी, जिसको पूछा जाता है। अगला एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है दोस्तों, जिसको हमें याद रखना है। पूछा जाता है कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट से कब नाम दिया गया, यानी कि राज्यसभा नाम कब दिया गया। तो याद रखें, अगस्त 1954, अगस्त 1954 को काउंसिल ऑफ स्टेट्स को नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? राज्यसभा, राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, ये 3 क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखे जो इसके बारे में कुछ बताता है। ठीक है, देख लिया आपने, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि काउंसिल ऑफ स्टेट, अर्थात इसको मैंने आपको बताया कि 1954, अगस्त 1954 में नाम दिया गया राज्यसभा, राज्यसभा। यानी कि ये राज्यसभा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपने दोस्तों देखा होगा, इसको कहा जाता है उच्च सदन, उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है, और लोकसभा को निम्न सदन, लोअर सदन भी कहा जाता है। देखिए अगर दोस्तों ध्यान दें, उच्च सदन और निम्न सदन जैसे जो शब्द हैं, कहीं हद तक ये उचित नहीं है कि लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। अगर हम इनके कार्यों पर और विशेष संविधान में इनकी स्थिति को देखें तो हमें दोस्तों ये लगता है कि दोनों का अपना अलग अलग अपना महत्व है, कोई किसी से कम नहीं है। लोकसभा अपनी जगह पे पावरफुल है और कई ऐसे प्रावधान हैं जो राज्यसभा को भी यानी कि काफ़ी उच्च बनाते हैं, सशक्त बनाते हैं। तो 2 सदन हैं, दोनों की अपनी महत्व है, दोनों के अपने कार्य हैं, दोनों की अपनी विशेषताएं हैं। तो हम ये कहें कि कोई उच्च है कोई निम्न है तो थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन इसको कहते हैं उच्च सदन। ठीक है ना, अगर पूछा जाए। आगे इसी सदन को एक अन्य नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्थायी सदन, यानी स्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है। स्थायी सदन इसको क्यों बोला जाता है दोस्तों? कि जैसा कि आपको पता है कि राज्यसभा, अभी हम देखेंगे, अगर राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाता है तो ये कहा जाता है कि एक स्थायी सदन है, अर्थात ये कभी भी विघटित नहीं होती। जैसे हमने पिछली क्लास में देखा, लोकसभा क्या होती थी? विघटित होती थी। उसका कार्यकाल ख़त्म होने के बाद, जैसे 5 साल का कार्यकाल होता था तो उसके बाद नई लोकसभा का गठन होता है, चुनाव होते थे। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा स्थायी सदन है, लेकिन इसके मेंबर क्या होते हैं? वो चुनते रहते हैं और रिटायर होते रहते हैं, इसलिए कभी न समाप्त होने के कारण इसको स्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद कुछ और नाम हैं जिनको हमें पढ़ना है। इसको कहा जाता है, एक अन्य नाम होता है विशेषज्ञ सदन भी कहते हैं लोग। क्या कहते हैं? विशेषज्ञ सदन के नाम से भी इसको जाना जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें इसको विशेषज्ञ सदन क्यों कहते हैं, तो विशेषज्ञ सदन इसलिए कहा जाता है कि अभी हम देखेंगे कि राज्यसभा में कहाँ कहाँ से मेंबर आते हैं। तो जब उसमें हम देखेंगे तो क्या होगा कि कुछ मेंबर जो होंगे वो राज्यों की विधानसभाओं से निर्वाचित होकर आएंगे, लेकिन कुछ मेंबर ऐसे हैं, 12 मेंबर, जो क्या किए जाते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो मेंबर क्या होते हैं? किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल किए होते हैं, वो अपने क्षेत्र में माहिर होते हैं। जब वो माहिर होते हैं अपने क्षेत्र में, 12 मेंबर होते हैं, तो वो विशेषज्ञता हासिल किए होते हैं, जैसे कला में, साहित्य में, विज्ञान में, समाज सेवा, ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जिनसे लिए जाएंगे। तो उस विशेषज्ञता के कारण इस सदन को विशेषज्ञ सदन के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी तक मैंने क्या देखा दोस्तों कि राज्यसभा का नाम कब पड़ा, पहली बैठक कब हुई, गठन कब हुआ, और इसको किन अन्य नामों से जाना जाता है, और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो किस अनुच्छेद में मैंने बताया, इसका वर्णन है अनुच्छेद 80। बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे के सारे हमें ध्यान रखने हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम कुछ अन्य बातें करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं राज्यसभा की संरचना। ध्यान से देखते जाइए, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं।
संरचना पे दोस्तों ध्यान देंगे। देखिए, अगर पूछा जाए कि राज्यसभा में कुल कितने मेंबर या अधिकतम कितने मेंबर होते हैं, हर एक शब्द पे थोड़ा ध्यान देंगे। अधिकतम मेंबर कहा जाए, अधिकतम सदस्य कितने होते हैं राज्यसभा में, तो आपको ध्यान रखना है ये सदस्य होते हैं 250, अर्थात 250 मैक्सिमम मेंबर होते हैं। अब जरा हम देख लेते हैं ये कहाँ कहाँ से आते हैं, कैसे इनका निर्वाचन होता है। तो देखिए, इसमें इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पाते हैं कि ये जो सदस्य हैं इसमें क्या किया जाता है कि 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, मनोनयन के द्वारा होगा, ठीक है ना। इसके बाद 238 सदस्य जो होंगे ये राज्यों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित होके आएंगे। कहाँ से आएंगे, राज्यों की विधानसभा के सदस्य के द्वारा निर्वाचित होकर आएंगे। क्या होके, निर्वाचित होके आएंगे, ठीक है दोस्तों। 238। अब बात हमारे सामने एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया कि क्या राज्यसभा में राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनका भी इसमें प्रतिनिधित्व होता है क्या? क्या संघ शासित प्रदेशों के से भी इसमें सदस्य भाग लेते हैं क्या, या मेंबर होते हैं क्या? तो दोस्तों, आपको पता है कि जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक्चुअली उन सभी केंद्र शासित राज्यों में विधानसभा नहीं है। तो 2 स्टेट ऐसे हैं जिनके पास विधानसभा है, तो वो स्टेट हैं दिल्ली और पुदुचेरी। 2 ऐसे राज्य हैं जिनके पास क्या है, विधानसभा। जब यहाँ पे विधानसभाएं हैं तो जाहिर सी बात है ये विधानसभाएं भाग लेती हैं, अर्थात इन विधानसभाओं से क्या होता है, मेंबर चुन के आते हैं जो कि संघ शासित प्रदेश के रूप में इसमें अपना राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हम कहें कि राज्यों, और इसमें कौन से राज्य हैं, सामान्य राज्य तथा दिल्ली एवं पुदुचेरी जैसे केंद्र शासित राज्य भी शामिल होते हैं। इतनी बात आप लोगों ने समझी। लेकिन दोस्तों, होता क्या है कि ये जो 238 सदस्य हैं, ये 238 सदस्य में से वर्तमान में क्या है, सिर्फ 233 सदस्य ही राज्यों की विधानसभाओं से निर्वाचित होकर आते हैं, और प्लस 12 ये जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, राष्ट्रपति जी, तो ये हो गए। और इन टोटल अगर इनको मिला दिया जाए दोस्तों तो हो जाते हैं 245। अर्थात वर्तमान में राज्यसभा में जो सीटें हैं जिन पर निर्वाचन होके आता है और राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं वो कुल मिला के कितने में, 245, ठीक है ना। तो 245 आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति कैसे मनोनीत करते हैं अभी हम इनकी चर्चा करते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब हम थोड़ा इनकी बात कर लेते हैं कि निर्वाचन में भाग कौन कौन लेता है। तो आपने देखा कि राज्यों की विधानसभाएं, केंद्र शासित दिल्ली तथा पुदुचेरी और 12 मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। देखते हैं दोस्तों कि निर्वाचन इनका कैसे होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निर्वाचन की। विशेष ध्यान दीजिएगा कि निर्वाचन इनका कैसे होता है। तो बताया कि राज्य एवं संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुदुचेरी यहाँ से चुन के आते हैं। कितने, 233 सदस्य, और 12 सदस्य यानी प्रेसिडेंट द्वारा, राष्ट्रपति महोदय द्वारा कितने सदस्य, 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। अब ये मनोनयन किया जाता है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि जो राज्यों की विधानसभाएं होती हैं वो अपने यहाँ से लोगों को चुनते हैं। इनका निर्वाचन जो होता है उसकी पद्धति क्या होती, कैसे निर्वाचन होता है। तो सबसे पहले हम निर्वाचन की अगर बात करें तो इसमें एक रूल है, एक पद्धति है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति, ठीक है। ये पद्धति को अपनाया जाता है इनके निर्वाचन में।
दोस्तों होता क्या है इसके बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। इसमें होता क्या है कि जो भी लोग राज्यसभा के सदस्य के रूप में भाग लेते हैं, यानी कि चुनाव में भाग लेते हैं, उनको क्या होता है कि उनके निर्वाचन में विधानसभा के जो व्यक्ति होते हैं, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, वो वरीयता क्रम में ही वोटिंग करते हैं। कैसे क्रम में? वरीयता क्रम में, यानी एकल संक्रमणी, इसका मतलब है कि वरीयता क्रम में। और अनुपातिक मतलब अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसको कम मत प्राप्त हो रहे हैं, जिससे उसको एक सीट नहीं मिल पा रही है, तो उसके वोटों को लेके अन्य में एक अनुपात के हिसाब से बांट देते हैं। ठीक है ना। दूसरी एक बात और ध्यान रखिए कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति के साथ साथ इनका जो निर्वाचन होता है अनुपातिक खुला निर्वाचन है। खुला निर्वाचन होता है, एक शब्द जोड़ दिया गया, खुली पद्धति यानी खुला निर्वाचन। खुला निर्वाचन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है दोस्तों, जब इनकी वोटिंग होती है, किनकी वोटिंग होती है? राज्यसभा के सदस्यों को चुनने के लिए जब वोटिंग होती है, विधानसभा के सदस्य लोग भाग लेते हैं, तो ये विधानसभा के सदस्य क्या करते हैं कि जहाँ पे वोटिंग करते हैं वहाँ पे कैमरे लगे होते हैं, और वो लोग जिसको वोट देते हैं तो अपना वोट दिखा के देते हैं कि देखिए हम इसको, इस व्यक्ति को वोट दे रहे हैं। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा ये कैसी बात हो गई, ये तो गलत बात है कि अपना मत दिखा देते हैं फिर वोटिंग करते हैं। नहीं दोस्तों, ये गलत बात नहीं है, ये बहुत सही चीज़ है। देखिए कैसे, एक्चुअली क्या होता है कि कई पार्टियां होती हैं किसी भी राज्य की विधानसभा में, और ये देश का प्रतिनिधित्व करती हैं, जाके राज्य का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसलिए लोग राज्यसभा का चुनाव लड़ते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति जिसकी पार्टी में इतने मेंबर नहीं हैं जो राज्यसभा का सदस्य चुन सकें, लेकिन वो खरीद फरोख्त करके उसका वोट खरीद लेते हैं विधानसभा के सदस्यों को और अपने मेंबर को जिता देते हैं। या हम कहें कुछ लोग ऐसे होते हैं राज्यसभा में जाने के लिए विधानसभा की सीटों को, जो होता है विधानसभा के मेंबर होते हैं, उनको धन बल से खरीद लेते हैं, क्योंकि विशेष पार्टी के होंगे, विशेष पार्टी या अलग अलग पार्टियों के वोट को खरीद कर खुद राज्यसभा में पहुंच जाएंगे। और राज्यसभा में ऐसा व्यक्ति पहुंच के क्या करता है? करप्शन को बढ़ावा देता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, और जो कि नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को रोकने के लिए संविधानविदों ने इसको ध्यान में रखते हुए खुला यानी कि मत रखने के प्रावधान रखे हैं कि जो जिस पार्टी का है वो पता चले और कोई क्रॉस वोटिंग ना करे। मतलब इसलिए इनकी खुली पद्धति के आधार पर होता। दोस्तों ज़रा हम बात कर लेते हैं कि कैसे सीटों का निर्धारण होता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए। आगे हम बात करते हैं कि ये कैसे निर्वाचन होता है, कैसे मेंबर और कितने मेंबर। तो सबसे पहले बात ये याद रखिए आप लोग कि लोकसभा हो या राज्यसभा, इस लोकसभा और राज्यसभा में किस राज्य से कितने सदस्य चुन के जाएंगे, इसका निर्धारण किया जाता है उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर। बात सुनने की कोशिश करिए, समझने की। जैसे यूपी एक स्टेट है, उत्तर प्रदेश की एक स्टेट है, उत्तर प्रदेश से लोकसभा में कितने मेंबर होंगे, ठीक है ना, कितने सदस्य यहाँ चुन के जाएंगे यूपी से, और राज्यसभा में कितने सदस्य चुन के जाएंगे यूपी से, ये बात निर्भर करती है किस पे? यूपी की जनसंख्या पर। जनसंख्या पर अर्थात अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो लोकसभा राज्यसभा में उस राज्य के सदस्य ज़्यादा जाएंगे, और जिस राज्य की जनसंख्या कम है उस राज्य से लोकसभा तथा राज्यसभा में सीटें कम होंगी। जैसे आपको पता होगा कि पूरे अगर भारत में देखा जाए सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य यूपी ही है, स्टेट। तो जब सबसे ज़्यादा है तो जाहिर सी बात, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य से आती हैं, तो आपको पता होगा कि 80 सीटें लोकसभा से सर्वाधिक यूपी से आती हैं। ठीक है ना। वहीं दूसरा क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाए कि राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीटें या प्रतिनिधित्व किस राज्य का है, तो जाहिर सी बात है यूपी की सबसे ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण सबसे ज़्यादा कितनी सीटें हैं राज्यसभा की? 31 सबसे ज़्यादा सीटें हैं। ठीक है ना। अर्थात हम कह सकते हैं लोकसभा तथा राज्यसभा में जो सदस्य निर्वाचित होकर जाते हैं उनकी संख्या
उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। बात समझ में आ रहा? ना कि उस क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। तो देखिए, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान शायद सबसे बड़ा राज्य है ना, तो सबसे ज़्यादा सीटें वहाँ की होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए, एक बात आप समझ पाए होंगे शायद, जो हम कहना चाहते हैं कि लोकसभा राज्यसभा में सीटें कैसे जाती हैं। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि वर्तमान में लोकसभा तथा राज्यसभा दोस्तों क्वेश्चन ये बनता है, पूछा जाता है कि वर्तमान में राज्यसभा तथा लोकसभा में सीटें किस वर्ष की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की गई हैं। यानी कि जो वर्तमान में ध्यान से सुनिएगा, वर्तमान में लोकसभा एवं राज्यसभा जो है वहाँ पे जो सीटें हैं, ठीक है ना, कि 552 और दूसरा 250 जो सीटें हैं वो किस वर्ष की जनसंख्या के आधार पर हैं। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये है वर्ष 1971 की जनसंख्या के आधार पर निर्धारण किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से रखिएगा, ठीक है ना, कि वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और राज्यसभा में सीटों का वर्णन किया गया या निर्धारण किया गया है, ठीक है। दूसरा, एक आप ये सब चीज़ों के लिए किस में कितनी सीटें हैं उसके लिए परिसीमन आयोग का भी गठन किया जाता है। परिसीमन आयोग समय समय पर गठित किया जाता है जिससे सीटें को निर्धारण किया जाता है, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये जो वर्ष है इसको अब कब चेंज किया जाएगा। देखिए, क्या होता है कि 1971 की जनगणना और अब वर्तमान में अगर देखा जाए तो अब में बहुत अंतर हो गया है, बहुत जनसंख्या बढ़ गई है। तो अगर देखा जाए जनसंख्या बढ़ गई, बहुत से राज्य ऐसे हैं जिन्होंने बहुत तेज़ी से बढ़ाई जनसंख्या, कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहाँ शिक्षित करके थोड़ा जनसंख्या पे कंट्रोल किया है। तो देखिए, जो राज्य शिक्षित होने के बाद, जैसे केरला हो गया, गोवा हो गया, जहाँ पे मिजोरम हो, यहाँ पे शिक्षित हैं लोग और ये क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन को ग्रोथ को थोड़ा कम कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। एक तो ये काम अच्छा कर रहे हैं। वहीं यूपी बिहार जैसे लोग जहाँ पे राज्य हैं, यहाँ पे जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो क्या होता है कि जब जनसंख्या ज़्यादा होती है तो लोकसभा राज्यसभा में इनकी सीटें ज़्यादा होती हैं, और जब इनकी सीटें ज़्यादा होती हैं तो इनका प्रतिनिधित्व ज़्यादा होता है, अर्थात इनको जो सांसद निधि मिलती है, पैसा जो मिलता है, इन राज्यों को ज़्यादा मिलता है। वहीं जो राज्य केरल जैसे अच्छा काम कर रहे होते हैं, जनसंख्या को कंट्रोल कर रहे होते हैं, यहाँ से राज्यसभा लोकसभा में सीटें कम होती हैं। और जब संसद की सीटें कम हैं संसद में, तो फिर क्या होता है कि जो सांसद निधि मिलती है वो उनको कम मिलती है। तो एक तरह से ये उन राज्यों के साथ अन्याय है। एक तो वो जनसंख्या को कंट्रोल कर रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, दूसरा उनको सांसद निधि से पैसा कम मिलता है क्योंकि उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कम होते हैं, ठीक है ना। तो इसको बार बार ये राज्य आवाज़ उठाते हैं कि फिर से जनगणना कराइए और सीटों का पुनर्निर्धारण करवाइए कि कहाँ पे कितनी सीटें होनी चाहिए किस राज्य को, ठीक है ना। तो अब अगला जो निर्धारण होगा, पूछा जाएगा कि वो जनगणना किस आधार पर निर्धारण किया जाएगा। तो वर्ष 2026 जो है वह तब जनगणना करके इस बात को निर्धारित किया जाएगा, सीटें चेंज की जाएंगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको आप ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है, किसी राज्य में जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा में किस राज्य से कितनी सीटें निर्धारित की जाएंगी, इसका वर्णन संविधान में कहाँ पे है, इसका वर्णन संविधान में कहाँ पे है, ये भी पूछा जाता है। तो देखिए, आप लोगों को पता होगा, आपने देखा होगा, अनुसूची भारतीय संविधान की अनुसूची चौथी जो है, यानी कि 4th अनुसूची जो है, वो क्या कहती है? वो कहती है राज्यसभा में कितनी सीटें किस राज्य की होंगी, इस बात की चर्चा करता है। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए राज्यसभा में सीटों को निर्धारण से लेकर किस अनुसूची में वर्णन किया गया है या बात कही गई है, तो चौथी अनुसूची, अर्थात चौथी अनुसूची जो है वो राज्यसभा में सीटों के निर्धारण से संबंधित है। ये आपने देखा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं कि किसी राज्य से
कम सीटें हैं, किसी राज्य से ज़्यादा सीटें हैं भारत में, भारत के इस राज्यसभा में। लेकिन अगर हम यूएसए की बात करें, वहाँ के संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है। वहाँ क्या है कि हर एक राज्य से जो राज्यसभा में सीटें होंगी वो 2 ही जाति, सीनेट बोलते हैं, तो जो सीनेट में सदस्य होते हैं प्रत्येक राज्य से, चाहे वो छोटा राज्य हो क्षेत्रफल की दृष्टि से या जनसंख्या की दृष्टि से, या जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा हो या छोटा हो, वहाँ हर एक राज्य से जो सीनेट में सदस्य होते हैं वो 2 ही होते हैं। ठीक है ना। इस तरीके से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो 50 स्टेट्स हैं, तो वहाँ पे अगर हम इसको देखें तो कितने हो गए, हर एक राज्य से 2, तो मतलब सीनेट में 100 मेंबर, 100 सदस्य होते हैं। वहाँ पे जनसंख्या के आधार पर ये सिस्टम नहीं है जो भारत को उससे अलग करता है। ठीक है भाई। चलिए, ये तो हमारा हो गया था कि कैसे निर्वाचन होता है, तो हमने देखा। अब हम देख लेते हैं इनकी योग्यताएं, योग्यता कि राज्यसभा का निर्वाचन, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनके निर्वाचन के लिए क्या क्या योग्यताएं होना चाहिए। नंबर 1, ही और शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। वह भारत का क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 1, नागरिक। नंबर 2, जो खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसकी आयु है वो कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, 30 वर्ष। वहीं लोकसभा में हम लोगों ने कितना पढ़ा, 25 वर्ष। और अगर पूछा जाए राष्ट्रपति की कितनी होती है, तो आपको पता है 35 वर्ष। आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि यहाँ पे अगर हम पार्लियामेंट कहें यानी संसद कहें, तो संसद के 3 सदस्य कौन कौन से, प्रेसिडेंट, और इसके बाद राज्यसभा और लोकसभा। तो आप ध्यान रखिए कि लोकसभा के सदस्यों की निम्नतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा की 30 वर्ष और प्रेसिडेंट की 35 वर्ष। तो देखिए 25, 30, 35 ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है ना। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की 35। तो देखिए ऐसे 25, 30, 35, लोकसभा 25, राज्यसभा 30, राष्ट्रपति 35, ये न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ठीक है, इसको देख लिया। आगे डिस्कस करते हैं कि और क्या योग्यता होनी चाहिए। और योग्यता ये होनी चाहिए, नंबर 3 कहा गया कि वो लाभ के पद पर ना हो। किसके पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। ठीक है ना, लाभ के पद पर ना हो। अब चौथी अगर योग्यता की बात कहें कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त ना हो, अर्थात पागल या दिवालिया ना हो। ऐसे व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, ऐसा व्यक्ति जो है वो राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव में भाग ले सकता है। ये तो आपकी हुई योग्यताएं। जबकि संविधान में अगर हम देखें तो ये 2 बातें कही गई हैं कि इतना होना चाहिए। ये जो बातें हैं 2, वो का संविधान में इतनी बात कह के ये कह दिया गया है कि इनकी योग्यता समय समय पे इसके अलावा संसद द्वारा निर्धारित की जाएंगी। ठीक है ना। तो संसद क्या करती है, एक्ट बना के उसमें ये जोड़ दिया उसने कि वो लाभ के पद पे ना हो, मानसिक रूप से पागल ना हो, ठीक है ना, दिवालिया ना हो, ऐसा व्यक्ति निर्वाचन से वंचित कर दिया जाता है। तो ये हमने देखी योग्यताएं। ठीक है दोस्तों, अब जल्दी से देख लेते हैं इनका कार्यकाल। कार्यकाल देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम ध्यान दे देंगे क्योंकि बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, जल्दी में कुछ भी आंसर दे देते हैं। अगर पूछा जाए कि राज्य सभा का कार्यकाल कितना होता है, तो बेटा आप लोगों को पता है कि राज्यसभा की अगर बात की जाए तो ये तो स्थायी सदन होता है। ठीक है ना, कभी ना भंग होने वाला सदन है, इसका तो कोई निश्चित कार्यकाल है ही नहीं। तो आप ध्यान रखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाता है, कभी कभी कन्फ्यूजन करने के लिए दे दिया जाता है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखेंगे विशेष। हाँ, तो यहाँ पे राज्यसभा के सदस्यों का अगर पूछा जाए, सदस्यों का कार्यकाल अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे कितना, 6 वर्ष। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है, ना कि राज्यसभा का।
बहुत ध्यान से इसको रखिए, बहुत छोटी चीज़ है लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में राज्यसभा का कार्यकाल लोग 6 वर्ष लगा देते हैं। अब आते हैं कि ये 6 वर्ष कैसे होता है। इसमें एक कंडीशन है और ये कहा गया है संविधान में कि जो राज्यसभा के सदस्य होंगे, वहाँ पे ये बात डायरेक्ट नहीं कही गई है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होगा। वहाँ पे संविधान में अगर बात कही गई तो वो ये कही गई है कि राज्यसभा के सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अपनी कुल संख्या का 1/3 पद मुक्त होते जाएंगे। क्या बात कही गई है कि कुल प्रति 2 वर्ष में, इसको याद रखेंगे, थोड़ा ध्यान रखेंगे, 2 वर्ष में जो कुल संख्या है, कुल संख्या का 1/3 1/3 क्या होते जाएंगे, पद मुक्त होते जाएंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये एक 1/3 याद रखिएगा, ये 2 वर्ष याद रखिए। तो इसके हिसाब से अगर हम जब देखते हैं तो क्या होता है कि इनका कार्यकाल हर 2 वर्ष बाद 1/3 निकलते जाते हैं। तो एक सिस्टम बना हुआ है जिससे इनका कार्यकाल 6 वर्ष हो जाता है। चलो देख लेते हैं कैसे, 1 मिनट की बात है, बता देते हैं। वो ऐसे कि अगर अभी हम मान लेते हैं क्या है कि इस समय ऐसे मान लेते हैं 2012, 2014, 2016 और 2018, थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ मेंबर हैं, ठीक है ना। जब ये कुछ मेंबर हैं, मान लिया 99 मेंबर हैं, ठीक है, इनको क्या किया जाएगा, इसमें से 2 वर्ष बाद 1/3 निकल जाएंगे। जब 1/3 इससे निकल जाएंगे, अर्थात इससे कितने निकल जाएंगे, 33 निकल जाएंगे, तो बचेंगे कितने, 66। जब ये 66 बचे तो यहाँ पे फिर इन 33 जो निकले, इनकी जगह पे दूसरे सदस्यों का निर्वाचन कर लिया जाएगा। तो इससे ये टोटल कितने हो जाएंगे, फिर 99 हो जाएंगे, ठीक है ना। और फिर इसके बाद क्या है कि यहाँ से 2 वर्ष बाद फिर 1/3 वो निकल जाएंगे जो यहाँ से पहले के हैं, 1/3 निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे 66 बचेंगे और यहाँ पे ऐसे करके 1/3 निकलेंगे। तो यहाँ पे, और फिर यहाँ पे दूसरे चुनाव होके आ जाएंगे 33, तो फिर 99 हो जाएंगे और यहाँ पे 1/3 निकल के फिर 66 हुए, और जबकि निर्वाचन हो गया 33 का, तो फिर यहाँ पे 99 हो गए। अब देखिए, जो सदस्य यहाँ पे मान लिया आया था 33 इलेक्शन होके, तो वो सदस्य कहाँ, यहाँ पे रिटायर नहीं होगा, ये सदस्य रिटायर होगा जाके 6 वर्ष बाद, अर्थात यहाँ 18 पे, ठीक है। इस तरीके से चलता रहता है। ये यहाँ पे जो आए, और जो इससे पहले 2010 में मान लिया जो थे, जो आए हुए थे 33 सदस्य, वो कब रिटायर होंगे, 2016 में। उससे पहले जो 2008 में आए थे वो रिटायर हो जाएंगे 2014 में। अर्थात प्रत्येक मेंबर जो होता है वो ऐसे 6 साल कंप्लीट कर लेता है। इसको देख लीजिएगा, आप समझ में आ जाएगा। अब आप क्वेश्चन कर सकते हो कि सर, जब प्रारंभ में राज्यसभा का गठन हुआ था तो फिर कैसे हुआ था ये चीज़, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको पता ही होगा, फिर भी बता देते हैं कि लॉटरी सिस्टम का प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। कि लॉटरी सिस्टम, मान लिया 1952 कब गठित हुई, 1952 को जब गठित हुई राज्यसभा, तो क्या हुआ कि इसमें जो सदस्य थे, टोटल सदस्य उसके, और 1954 यहाँ पे कर देते हैं, 1956 कर देते हैं। यहाँ क्या किया गया था कि, और 1958 कर देते हैं। यहाँ देखिए कि ये कोई मेंबर है, यहाँ पे जितने भी मेंबर थे, एक मान लेते हैं कि 99 थे। इसमें क्या किया गया, 2 साल बाद लॉटरी डाली गई, और लॉटरी के द्वारा क्या किया गया, जिसके नाम आ गए वो 1/3 यानी इसके कुल सदस्यों का 1/3 भाग निकाल दिए गए। जो निकाले गए उनका कार्यकाल सिर्फ 2 वर्ष रहा था, और 1/3 जब निकल गए तो 1/3 जो निकले हैं उसी की जगह पर उतने ही सदस्यों का फिर निर्वाचन कर लिया गया। तो आ गए यहाँ से, मान लिया 33 आ गए, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या हुआ, 2 साल बाद फिर से वही लॉटरी सिस्टम किया गया और 1/3 सदस्यों को निकाला गया। ये देखिए 99 हो गए, 66 ये 33 है, फिर 1/3 को निकाल दिया गया।
लॉटरी सिस्टम में जो जिसका भी नाम आ गया 1/3 को निकाल दिया और 66 आ गए, और यहाँ पे 1/3 का फिर से निर्वाचन होके ये 99 हो गया, ठीक है ना। तो जो सदस्य यहाँ से चले थे और यहाँ तक आए थे, उनका फर्स्ट टाइम में कार्यकाल सिर्फ 4 वर्ष का रहा था, ठीक है ना। और लास्ट में अगली बार 1/3 ऐसे ही उन लोगों को निकाल दिया गया जो लोग यहाँ पे प्रवेश किए थे, उनके लिए लॉटरी डालने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इनका कार्यकाल अपने आप यहाँ तक आते आते 6 साल पूरा कर लिया था। तो देख रहे हैं ना, फिर यहाँ पे जब 1/3 को निकाल दिया गया, 1/3 फिर आ गए। तो अब ये यहाँ से 1954 से फिर आगे क्रम बन गया कि 6 साल हर सदस्य पूरा कर लेता है, और 6 साल पूरे होने के बाद वो अपने से पद मुक्त हो जाता है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। थोड़ा सा एक हम बात और कर लेते हैं कि इन सदस्यों के जो निर्वाचन होता है, उनकी वोटिंग की प्रोसेस में कैसे क्या होता है। देखिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है इसके लिए। क्या फार्मूला होता है कि किस राज्य के मेंबर को कितने विधानसभा सीटों के मतलब मत चाहिए, यानी कि एक कोई मेंबर है राज्यसभा का जो निर्वाचन में चुनाव में भाग ले रहा है, उसको कितने वोट चाहिए जीतने के लिए। तो एक फार्मूला है, क्या है फार्मूला, राज्य में कुल वोटरों की संख्या अपॉन क्या है कि उस वर्ष उस राज्य से कितनी सीटें चुननी है, कितने लोगों को मतलब विजेता बनना है, ठीक है ना। मान लिया किसी राज्य से 9 सीटों पे राज्यसभा के चुनाव होने हैं, ठीक है ना, तो 9 हो गया। या x मान लीजिए कि किसी राज्य से x राज्यसभा सीटों को निर्वाचन कराना है, +1 करिए और यहाँ पे +1 करिए, तो निकल के आएगा कि उस राज्य में जो व्यक्ति निर्वाचन में चुनाव ले रहा है उसको कितने मत चाहिए विधानसभा के। थोड़ा समझेंगे तो आ जाएगा। मान लेते हैं, हम बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए यूपी में राज्यसभा में कितनी सीटें, 31 सीटें हैं। तो 31 सीटें राज्यसभा की कभी भी एक साथ नहीं भरी जाती हैं, ना ही एक साथ कभी निर्वाचन होता है राज्यसभा के लिए, ठीक है। ये निर्वाचन होता है कैसे, 1/3 1/3 1/3 करके। कभी भी यूपी से 31 सीटों के निर्वाचन नहीं होते हैं, या किसी भी राज्य से। अर्थात याद रखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी राज्य से जितनी राज्यसभा सीटें होती हैं, सभी सीटों पे उस राज्य के लिए एकदम निर्वाचन नहीं होता है। 1/3 1/3 करके ऐसे कुछ बांट रखते हैं, उस हिसाब से वो सीटें खाली होती हैं और भरते जाते हैं। जैसे यूपी में अगर देखें तो एक बार में 10, फिर 2 साल बाद 10, और फिर 2 साल बाद 11 सीटें, इस तरीके से निर्वाचन होते हैं। 2 साल पहले 10 सीटें, फिर 2 साल बाद फिर 10 सीटें रिक्त होंगी, फिर 11 सीटें, ऐसे 31 हो जाएंगी, ठीक है ना। तो एक साथ कभी भी निर्वाचन नहीं होते उस राज्य की विधानसभा से, सीटें खाली होती जाती हैं, उसको भरते जाते हैं। मान लिया यूपी की अगर हम थोड़ी देर बात करते हैं, कुल वोटरों की संख्या, यानी विधानसभा में सीटें कितनी हैं, एक मान 400, ठीक है ना, यहाँ रखा। प्लस मान लेते हैं कि यूपी से 9 सीटों पे चुनाव होने हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें भेजनी है, 9 भेजनी है, तो 9 यहाँ रख लिया, +1 है, 1 रख लिया, +1 यहाँ कर दिया। तो देखो 9 1 10, ये 40 और 41, यानी 41। अर्थात किसी भी व्यक्ति को जो यूपी से चुनाव लड़ रहा है, तो उसको कितने विधायकों का वोट चाहिए, तो उसको 41 विधायकों का वोट मिलेगा, तभी वो जीतेगा। बात थोड़ी समझिएगा, फिर से बैक करके थोड़ा देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि इस तरह से ये निर्धारण किया जाता है कि एक राज्यसभा सीट के लिए उस राज्य के कितने विधानसभा सीटों की आवश्यकता होती या वोटों की आवश्यकता होती, कितने विधानसभा वोटर की आवश्यकता होती है उस राज्य में राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए, वो ऐसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए, इस बात को हमने देख लिया, अब आगे डिस्कस करते हैं।
अब देखिए एक ख़ास बात हम थोड़ी इसकी चर्चा कर लेते हैं कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा में अध्यक्ष की बात करते हैं। आप सभी जानते हैं अध्यक्ष कौन होते हैं राज्यसभा के? वो होते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? राज्यसभा के उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, राज्यसभा के पदेन सभापति या अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं। अब क्वेश्चन एक पूछा जाता है, क्या उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं क्या? यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंबर होते हैं क्या काउंसिल ऑफ स्टेट के? तो आपको याद रखना है कि नहीं होते हैं, ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। और देखिए कितनी विडंबना है कि ऐसा व्यक्ति, ये राज्यसभा की खासियत देखिए, ऐसा व्यक्ति जो उसका सदस्य ही नहीं है जिस सभा का, और उसी की वो अध्यक्षता करता है। एक बाहरी व्यक्ति उस सभा की अध्यक्षता करता है, ये एक विशेष बात है, ठीक है ना। तो उपराष्ट्रपति अध्यक्ष होते हैं। इन उपराष्ट्रपति का चुनाव आप जानते ही हैं, ठीक है ना, कैसे होता है, पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे। तो उपराष्ट्रपति अलग से होते हैं, और इसमें ये कार्य क्या करते हैं? ये उपराष्ट्रपति हमेशा कार्य करते हैं सभापति के रूप में कार्य करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति कैसे काम करते हैं? सभापति के रूप में, यानी कि राज्यसभा का संचालन करते हैं। आप बोलते हैं कि नियम बनाइए, कानून बनाइए, अब आप भाषण दीजिए, अब आपकी बारी है, आप चर्चा करिए, पर चर्चा करिए, यानी नियमित रूप से चलाने के लिए ये सभापति के रूप में काम करते हैं। और उपराष्ट्रपति को वेतन, अब यहाँ पे वेतन की भी बात कर लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है उपराष्ट्रपति को वेतन किस रूप में मिलता है? यानी उपराष्ट्रपति के रूप में मिलता है या सभापति के रूप में मिलता है? तो आपको ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति का वेतन जो मिलता है सभापति के रूप में मिलता है। बहुत ध्यान रखने वाली क्वेश्चन है। एक दूसरी बात यहाँ पे भी एक और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से, क्वेश्चन ये है, पूछा जाए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो ये समझते हैं कि राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, सभापति हैं, तो जिस तरह से राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है तो उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल 6 वर्ष होगा। तो नहीं, आपको ध्यान रखना है इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ध्यान से रखेंगे, ठीक है ना, ध्यान बहुत रखना जरूरी है कि इसको भी इनके साथ राज्यसभा सदस्यों के साथ मत ले जाइएगा, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है, उपराष्ट्रपति जो होते हैं यानी अध्यक्ष जो होते हैं, जब कभी भी राज्यसभा में किसी भी प्रस्ताव पर मतदान होता है, वोटिंग होती है, तो वो भाग नहीं लेते हैं। वो तब तक भाग नहीं लेते हैं जब तक कि बराबर बराबर वोट ना पड़े हों। अगर निर्णायक मत की जब ज़रूरत पड़ती है तो वो भाग लेते हैं। यानी कि अब देखिए कितनी खास बात, बड़ी अजीब बात है, एक व्यक्ति जो उस सभा का सदस्य नहीं है लेकिन वो निर्णायक मत के रूप में भाग ले रहा है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं वो निर्णायक मत के रूप में अपने मत का प्रयोग करते हैं, निर्णायक मत देते हैं, निर्णायक मत देता है, ठीक है ना। देखिए ये तो हो गया उपराष्ट्रपति, थोड़ा अभी हम और बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब देखिए क्या होता है कि जैसे राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति हो गए, इसी तरीके से राज्यसभा अपने ही मेंबर के द्वारा अब अपने से ही एक उपसभापति का निर्वाचन करते हैं। कौन किसका निर्वाचन करते हैं? उपसभापति। ये पदेन उपसभापति, ठीक है ना, ये पीठासीन अधिकारी होते हैं, सभापति उपसभापति। उपसभापति का कार्य क्या होता है कि जब उपराष्ट्रपति नहीं होते या कभी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में काम करते हैं, तो जो सभा का संचालन करना, सारी कार्रवाइयों को देखना, वो कौन करते हैं? उपसभापति करते हैं। और उपसभापति किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं? उनके सदस्यों द्वारा ही निर्वाचित करते हैं, उन्हीं में से निर्वाचित करते हैं।
ठीक है ना। आगे चलिए कुछ अन्य बातों को देखते हैं। अब हम देख लेते हैं राज्यसभा की विशेषताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना, कि कुछ विशेष बातें क्या है कि इसको कुछ विशेष अधिकार दिए हुए हैं। वो अधिकार क्या है हम बहुत जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ठीक है ना। नंबर 1 आपने देखा होगा अनुच्छेद, अगर हम 249 की बात करें, बहुत फेमस है, जानते हैं सभी लोग। अनुच्छेद 249 की बात करें तो कहा गया है कि राज्यसभा को ये अधिकार है, अगर कोई राज्य सूची का विषय ऐसा है जो राष्ट्रीय महत्व का है, यानी राष्ट्र के लिए इम्पोर्टेंस रखता है और तत्कालिक उससे राष्ट्र को फ़ायदा मिल सकता है या राष्ट्र के लिए बहुत ज़रूरी है, तो राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। देखिए थोड़ा पीछे आप अगर देखे हो कि भारत की जो अनुसूची है 7वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, आप लोगों ने पढ़ी होगी कि अनुसूची में इसको 3 भागों में बांटा गया। 3 सूचियाँ इसमें हैं, पहली है राज्य सूची, दूसरी है संघ सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, ठीक है ना। 7वीं अनुसूची में उसमें क्या होता है, राज्य सूची के विषय जो हैं, इसमें जो विषय हैं, इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है, ठीक है ना। संघ सूची पर कानून बनाने के लिए संघ को होता है, मतलब केंद्र को होता है, ठीक है ना। और समवर्ती पर दोनों बनाते हैं। और विशेष जब वो होता है विवाद, तो उस पर कानून समवर्ती सूची के पे, मान लिया कोई विषय पड़ा है समवर्ती सूची में, उसमें कानून बनाना है, संघ और राज्य दोनों बना सकते हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में क्या होता है, संघ सरकार को उस पर कानून बनाने का अधिकार होता है। वहीं आपने पढ़ा होगा कुछ अवशिष्ट विषय होते हैं जिनका वर्णन संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में नहीं है, तो ऐसे कानूनों, ऐसे विषयों पर कानून कौन बनाता है, संघ बनाती है। तो ये जो है यानी राज्य सूची का विषय जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य को है, राज्य के विधानमंडल को है, ठीक है ना। अगर राज्यसभा को ये लगता है कि कानून की ज़रूरत है, राष्ट्रीय महत्व की है, तो क्या करती है, राज्यसभा 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, राज्य सूची के विषय पर। और कब, जब विषय जो है राष्ट्रीय महत्व का हो, राष्ट्रीय महत्व का। देखिए यहाँ पे ये बात हम क्यों बता रहे हैं, वो इसलिए बता रहे हैं कि ये लोकसभा को शक्ति प्राप्त नहीं है, ये राज्यसभा को प्राप्त है। अब कहें कि राज्यसभा को ये शक्ति प्राप्त है इसीलिए राज्यसभा अलग प्रावधान रखती है। देखिए राज्य को क्यों, क्योंकि इसलिए राज्य कानून बनाता है और राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है, राज्य का ही प्रतिनिधित्व करती है। राज्य की बात को कहने के लिए राज्यसभा में मेंबर नियुक्त किए जाते हैं राज्यों के द्वारा, तो उस पर कानून बनाएं। कोई राज्य गुस्सा ना हो जाए कि मेरी सूची पर, मेरे क्षेत्राधिकार में केंद्र क्या कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है। तो इसलिए संविधानविदों ने ऐसे रखा कि राज्यसभा से ही उसकी स्टार्ट करवा दी, तब तो राज्य गुस्सा ना हो। अगर गुस्सा होंगे तो कह देंगे कि देखिए आप ही के द्वारा चुने गए मेंबर ही तो ऐसा कर रहे हैं, इसमें केंद्र सरकार क्या करे, ठीक है ना। इसलिए प्रावधान विशेषज्ञ, जो संविधान विशेषज्ञ थे, वो इस बात को जानते थे, इसलिए वो इनिशिएट कहाँ से करवाते हैं, वो राज्यसभा से ही करवाते हैं, ठीक है ना, 249 के तहत। और ये जो प्रस्ताव लाएगी वो उस प्रस्ताव को उपस्थित जो मत देने वाले हैं 2/3 बहुमत से क्या होनी चाहिए, वो प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा पारित होकर फिर कानून बनेगा। कानून बनेगा मतलब राज्यसभा उसको पास करेगी 2/3 से, फिर लोकसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति उसको साइन करेंगे। तो ये राज्यसभा को विशेष अधिकार है, एक तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आपने देखा होगा कि अनुच्छेद 312 की बात कर लेते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये है अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा, देखिए अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती हैं, आप सिर्फ ये जान लीजिए 3 ही अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं। कितनी होती हैं, 3 होती हैं। आपने सुना होगा IAS, PCS और IAS, IPS और इसके बाद IFS। देखिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन, यहाँ पे थोड़ा देखें फॉरेस्ट सर्विस, यहाँ पे फॉरेन सर्विस नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन ये दे देता है
कि इनमें से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है। ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा और भारतीय विदेश सेवा। तो एफ मतलब फॉरेन नहीं, फॉरेन सेवा जो है वो अखिल भारतीय सेवा में नहीं आती, फॉरेस्ट सेवा है। एफ मतलब फॉरेस्ट, वन सेवा। तो ये 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अगर कोई नई अखिल भारतीय सेवा, इन 3 के अलावा किसी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना है तो इसके लिए भी प्रस्ताव राज्यसभा को लाना पड़ेगा। यानी कि राज्यसभा को अधिकार दिया गया है कि उसके लिए प्रस्ताव लाए नई अखिल भारतीय सेवा के लिए। देखिए यहाँ से क्या है, इसको क्यों दिया गया संविधानविदों ने अधिकार राज्यसभा को। यहाँ कहानी ये है कि जो IAS, IPS, IFS जो होते हैं, ये सेवक जो होते हैं, इनको पद से हटाना, पद मुक्त करना, सेवा शर्तों का निर्धारण करना, ये सारा काम केंद्र सरकार का होता है, अर्थात राष्ट्रपति का काम होता है। राष्ट्रपति इनको पद से पदमुक्त कर सकते हैं, कोई राज्य सरकार इनको हटा नहीं सकती। लेकिन ये कार्य कहाँ करते हैं, राज्यों में कार्य करते हैं। DM जो होते हैं कहाँ काम करते हैं, राज्यों में करते हैं। IPS अधिकारी जो होते हैं कहाँ काम करते हैं, राज्यों में। तो राज्य सरकार क्या होती, कभी कभी इनकी कार्यशैलियों पर प्रश्न चिन्ह लगाती है और कहती है कि मेरे अकॉर्डिंग काम ना करके ये केंद्र के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो कहते हैं कि ये लोग जो हैं सही से काम नहीं करते, तो राज्य सरकार इनको हटा भी नहीं सकती, वेतन भी कम नहीं कर सकती, ज़्यादा से ज़्यादा इनके एक दूसरे जगह से दूसरी जगह तबादला करते हैं। आपने देखा होगा किसी भी IAS अधिकारी से कुछ अनबन हो जाती है किसी राज्य की, तो वो उठा के ऐसी जगह डाल देता है जहाँ पे मतलब समस्या पैदा हो, या आए दिन ट्रांसफ़र करता रहता। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, ठीक है ना। तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए राज्यों में वो काम करती हैं। तो कहा गया अगर केंद्र सरकार करेगी, लोकसभा करेगी तो राज्य गुस्सा करेंगे। तो कहा गया क्यों ना राज्यों की जो सभा है उसी से शुरुआत करवा दो, तो राज्य के गुस्सा भी नहीं होंगे, नाराज़ भी नहीं होंगे कि नहीं हम नहीं ऐसा करेंगे, ये ऐसा काम नहीं करते। क्यों नहीं गुस्सा होंगे, क्योंकि राज्यसभा ने इसकी शुरुआत की, और राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है, राज्यों की। यानी राज्यों ने ही अपने मेंबर चुन के भेजे हैं वहाँ पे, तो कह दिया जाएगा कि आपने ही तो इनको भेजा। तो ये विशेष, इसको समझ लें तो फिर आपको समझ में आ जाएगा सही से क्या बात है। तो ये विशेष अधिकार राज्यसभा को दिया गया। नेक्स्ट देखिए क्या है कि आप राज्यसभा को और विशेष बातों की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 352 की अगर हम बात कर लें, 352, इसमें क्या है, राष्ट्रीय आपात है। अनुच्छेद 356 की बात कर लें, क्या है, राष्ट्रपति शासन है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 360। आप कह रहे हो कि सर ये कहाँ से आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति की शक्तियों को क्यों प्रयोग कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो मैं इसलिए कर रहा हूँ, देखिए ये शक्तियाँ जब लगाई जाती हैं, इन शक्तियों का जब प्रयोग किया जाता है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, तो क्या होता है कि हाँ, राष्ट्रीय आपात जो होता है, राष्ट्रपति द्वारा जब घोषणा की जाती है तो उसको अगर कंटिन्यू करना है, ठीक है ना, और उसको कब हटाना है, तो इसके 3 प्रावधान होते हैं किसी राष्ट्रीय आपात के बारे में। एक तो राष्ट्रपति क्या करता है, स्वतः ही अपना जो कहा था कि राष्ट्रीय आपात लगा रहे हैं उसकी घोषणा को वापस ले लेता है, या फिर क्या करता है कि उसको संसद के सदन से, लोकसभा से, राज्यसभा से इससे कह के उस पर एक प्रस्ताव लाके उसको समाप्त कर देता है, ठीक है ना। या फिर क्या करता है कि उसको कहता है कि अब ये उचित नहीं है, अब संसद द्वारा इसको अनुमोदित ना करके, यानी अनुमोदन ना करके उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। तो 1 माह अगर इसको ख़त्म करना है तो 1 माह, ये 2 माह, यानी कि अगर यहाँ पे राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 2 माह के अंतर्गत अनुमोदन होना चाहिए, और ये भी 2 माह के अंतर्गत अनुमोदन होना चाहिए। क्या होता है कि राष्ट्रीय आपात के समय या इन आपातकाल के समय अगर लोकसभा अस्तित्व में नहीं है, ठीक है ना, तो ऐसी दशा में सिर्फ और सिर्फ अगर राज्यसभा है तो राज्यसभा में भी अनुमोदन करके इन पर कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है ना। प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है, राज्यसभा में, राज्यसभा उसको पास कर सकती। तो ये भी राज्यसभा को विशेषाधिकार प्राप्त है, ठीक है ना। ओके, अगला अगर हम बात करें, अगर नेक्स्ट अगर विशेषाधिकार की बात करें उपराष्ट्रपति के मैटर में, अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है, अगर उपराष्ट्रपति को पद से पदमुक्त करना होता है तो इसके लिए भी सबसे पहले क्या होता है कि जो प्रस्ताव लाया जाता है वो राज्यसभा में लाया जाता है, ठीक है ना, लोकसभा में नहीं लाया जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं
कि राज्यसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है, जबकि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा जब हटाते हैं, महाभियोग के लिए जो प्रस्ताव लाते हैं, तो उसको क्या किया जाता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे पहले लोकसभा में या राज्यसभा में। लेकिन यहाँ कुछ अलग है, ये इसको विशेष अधिकार है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देंगे और इस पर आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। शायद है आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और नहीं समझ में आई तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएंगी। खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपने जो इस वीडियो को देखा, लाइक करिए, पसंद करिए और शेयर करिए। आगे मैं फिर उपस्थित हूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।